हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। तो दोस्तों, हिंदी की वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं और ये एमएड एंट्रेंस 2021 का ही पेपर है जिसे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके हमने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस और जो बाकी रीजनिंग वाला पोर्शन है वो तो सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर अब हम हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं जिसके 35 क्वेश्चन हमने अभी तक पिछली 2 वीडियोज़ में सॉल्व कर लिए थे। इस पेपर में आपके 50 क्वेश्चन हैं हिंदी के, तो आज की इस वीडियो में सभी 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि बचे हुए 15 प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर टैग एमएड का लगा हुआ है, लेकिन यदि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आप ये ना समझें कि ये सिर्फ एमएड के लिए ही है, ये बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी है जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देखिए, ढूंढाली बोली है। देखिए, बोली और भाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, सारी भाषाएं मैंने आपको बताई थी, पूर्वी भाषा, पश्चिमी भाषा और राजस्थानी। इसके अलावा दक्षिण राजस्थानी नहीं बताई थी, हमने सिर्फ राजस्थानी भाषाएँ आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये राजस्थान की बोली है, ये तो इसने साफ कह दिया। तो अब राजस्थान में पूर्व की है, पश्चिम की है, उत्तर की है, दक्षिण की है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो ये राजस्थान जो ढूंढाली बोली है दोस्तों, वो राजस्थान की एक बोली है, राजस्थानी भाषा की एक बोली है। और ये कहाँ पर बोली जाती है? ये राजस्थान के पूर्वोत्तर इलाके में एक ढूंढाली नामक जगह है, वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो बोलियां मैंने आपको बताई थी वो सभी भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए क्योंकि बोलियों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ढूंढाली बोली आपकी पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बोली और भाषा में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। देखिए, एक होती है बोली और एक होती है भाषा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो भाषा होती है दोस्तों, जो भाषा होती है, भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। ठीक है, भाषा का अपना व्याकरण होता है, रूल होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बोली होती है उसका ना कोई व्याकरण होता है, ना कोई रूल होते हैं, उसको जैसे चाहे बोल दिया जाता है। और जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी का पूरा व्याकरण है आपके सामने, सारे रूल्स हैं, कोई क्या कैसे बोला जाएगा। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी का पूरा ग्रामर होता है आपके सामने। इसी तरह से जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सब की एक अपनी पर्टिकुलर ग्रामर होती है, लेकिन जो बोलियां होती हैं उनकी कोई ग्रामर नहीं होती है। ठीक है, तो भाषा और बोली में ये डिफरेंस होता है। अगला प्रश्न है आपका 37, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, वधूर्मी का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस उर्मी या फिर वधु प्लस ऊर्मी। तो इनमें जो देखिए, वधूर्मी का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों वो बनता है वधु प्लस ऊर्मी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन जो है, और यहाँ पर संधि अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर मतलब दीर्घ मिलकर क्या बना रहे हैं? दीर्घ ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो इसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया था वो दिया था ऑप्शन सी, जो कि गलत था। लेकिन आंसर की में ऑब्जेक्शन किया गया, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर यही दिया। लेकिन ये आंसर इसका बिल्कुल गलत है, ये आंसर इसका नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर आपका बी ही होगा, वधु प्लस ऊर्मी। दोनों में यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा ही आएगी। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी का पर्यायवाची नहीं है? गंगा नदी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा है। जाह्नवी, भागीरथी, कालिंदी या फिर मंदाकिनी। तो गंगा नदी के जो पर्यायवाची होते हैं वो आपने पढ़ रखे होंगे। तो जाह्नवी भी आपका गंगा नदी का है, भागीरथी भी आपका गंगा नदी का है, और जो मंदाकिनी है वो भी आपका गंगा नदी का क्या होता है? वो भी आपका गंगा नदी का ही पर्यायवाची है। लेकिन जो कालिंदी है, कालिंदी आपका गंगा का नहीं है, बल्कि किसका है? वो आपका यमुना नदी का, क्या यमुना का क्या है? पर्यायवाची है। इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं, यदि आप पश्चिमी यूपी में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली का बॉर्डर है, नोएडा से जब दिल्ली की साइड जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है कालिंदी कुंज के नाम से। ठीक है, कालिंदी कुंज नाम से एक जगह पड़ती है। तो वहाँ पर क्या है? आपका यमुना बैराज है और यमुना का पुल भी है वहाँ पर। इसलिए इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। यदि आप इस साइड के रहने वाले हैं, याद रखने में आपको आसानी यहाँ पर हो जाएगी। तो कालिंदी कुंज उसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो यमुना नदी का वहाँ पर पुल भी है और वहाँ बैराज भी है और बर्ड सेंचुरी भी है वहाँ पर।
अगर आप जाएंगे कभी तो वहाँ विजिट करिएगा, बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो हिंदी भाषा का विकास क्रम बताया था वो विकास क्रम आप याद रखेंगे, वो क्या है आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है, तो उस क्रम को तो याद रखेंगे, लेकिन आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो आप बताएंगे अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनिल, पावक, कृषाणु या फिर अनल। अब देखिए यहाँ पर आपको तीन जो प्रश्न है वो किसी एक के पर्यायवाची हैं और एक इनमें अलग है, तो इनमें जो अलग है वही हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो आग के पर्यायवाची होते हैं अग्नि के, वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं अनल होता है, पावक होता है, दहन होता है, ठीक है, और आग अग्नि तो आप जानते ही हैं। कृषाणु भी आपका क्या है, ये जो तीन है दोस्तों ये आपके किसके, ये आपके आग के पर्यायवाची हैं, फायर के पर्यायवाची हैं। अनिल जो है देखिए, अनिल और अनल में इसलिए दिया है इन्होंने कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पर अनल दे दिया, यहाँ पर अनिल दे दिया। तो अनिल आपका किसका पर्यायवाची है, अनिल आपका हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, हवा के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, तो हवा आपका वायु होता है, ठीक है, समीर होता है, और आपका नहीं तो ये तो नहीं, और आपका क्या होता है, वात होता है, मारुत होता है। ठीक है, ये आपके क्या है हवा के पर्यायवाची होते हैं। अनिल, वायु, समीर, वात, मारुत, ये सभी आपको याद रखने हैं। लेकिन अनिल अनल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बच्चे इसको भूल जाते हैं और कन्फ्यूजन में गलत आंसर दे देते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अनल, पावक, आग, दहन, इस तरह से अगर आप इसको याद कर लेंगे तो फिर आप मतलब किसी आग के एक के साथ इसको याद रखेंगे तो याद रहेगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 41 यहाँ पर है आपके सामने। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अत्यंत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो आता है आपका अति प्लस अंत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपका क्या उपसर्ग है, इसमें आपका अति उपसर्ग है। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि छंद के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो चलिए अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात यहाँ पर छंद की कर लेते हैं। दो छंद हमने आपको पढ़ा दिए थे जो विषम मात्रिक छंद में आते हैं, कौन कौन से, कुंडलिया और छप्पे छंद, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पर हम बाकी जो बचे हुए छंद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख कर मिटाता रहूँगा और आप क्या है उनको लिखते रहेंगे या स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पहला बताया था आपको मात्रिक छंद, दूसरा बताया था वर्णिक छंद और तीसरा बताया था मुक्तक छंद। ठीक है, तो हम यहाँ पर मात्रिक छंद अभी पढ़ रहे हैं। तो मात्रिक छंद में हमने विषम मात्रिक छंद पढ़ लिया था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो मात्रिक छंद है उसके भी 3 प्रकार होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक है आपका सममात्रिक छंद, एक है आपका अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है, और एक है आपका विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं। तो विषम मात्रिक छंद के कुंडलिया और छप्पे छंद जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे। कुंडलिया छंद में हमने आपको क्या बताया था कि 24 मात्राएं होती हैं और 6 चरण होते हैं, तो ये पहचान होती है कुंडलिया की। और ये किस किस के योग से बनता है, तो ये आपका दोहा और रोला के योग से बनता है। ठीक है, दोहा और रोला के योग से बनता है। जो छप्पे छंद है आपका, छप्पे छंद में आपके 24 और 28 मात्राएं होती हैं, और ये किस किस के योग से बनता है, ये दोस्तों इसमें भी 6 चरण होते हैं, और ये किस किस के योग से बनता है, तो ये बनता है आपका रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला छंद के योग से ये बनता है। ठीक है, तो इन दोनों की बात हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से कर ली थी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सममात्रिक छंद की। तो सबसे पहले सममात्रिक छंद देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जो सममात्रिक छंद हैं वो वैसे तो आपके 6 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य जो है वो यहाँ पर हम आपको 4 ही बताएंगे जो सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। तो 6 पहले तो प्रकार लिख लीजिए कौन कौन से हैं। आपका पहला प्रकार सममात्रिक छंद का चौपाई छंद, दूसरा है आपका रोला, तीसरा है आपका गीतिका, चौथा है आपका हरि गीतिका, मैं सिर्फ हरि लिख रहा हूँ, आप गीतिका इसके साथ ऐड कर लें। पांचवा जो प्रकार है वो है आपका आल्हा छंद।
छठा जो है वो है आपका सरसी छंद। ठीक है, लेकिन ये दोनों बहुत ही कम पूछे जाते हैं, मुख्य जो है वो यही चार हैं। तो इन्हीं चार के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चौपाई छंद की बात करते हैं। चौपाई छंद जो है वो क्या है? तो चौपाई छंद की पहचान आप कैसे करेंगे? तो चौपाई छंद में सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है, जैसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा छंद है जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं और 6 चरण होते हैं। तो हमने बताया था कि वो आपका कुंडलिया होता है। तो ये पहचान आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो चौपाई छंद में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो ये कि इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं? चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बस यही इसकी सिंपल सी एक पहचान है। यति इसमें 16 पर ही होगी क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। तो चौपाई छंद का सीधा सा उदाहरण ये है आपका कि इसमें 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चौपाई छंद हम यहाँ पर क्लियर कर लिया। लास्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और उसमें आपको मात्राएं गिनना भी सिखाई जाएंगी। तो मात्राएं गिन कर तब आप बताएंगे कि वो कौन सा छंद है। उसके बाद बात करते हैं रोला छंद। तो रोला छंद क्या है आपका? इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में आपकी 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24-24 मात्राएं होती हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें 11 और 13 पर यति होती है। अब यति क्या होती है? यति का मतलब होता है ठहराव। ठीक है, यानी कि 11 मात्रा के बाद ठहराव आता है और फिर 13 के बाद ठहराव आता है। तो 11 और देखिए 4 चरण होते हैं। अब देखिए जैसे 16 वाला था तो इसमें तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा हो गई। अब इसमें 11 और 13 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो जो आपका पहला चरण होता है, ठीक है, और जो तीसरा चरण होता है, यानी जो विषम चरण होते हैं पहला और तीसरा चरण, उसमें आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। और जो आपका दूसरा चरण होता है और जो चौथा चरण होता है यानी सम चरण जो होते हैं उनमें आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। ये पहचान होती है आपकी रोला छंद की। ठीक है, 11 और 13 पर यति होती है, यानी 11 यति का मतलब 11 के बाद रुकेंगे। तो पहला जो चरण होगा वो आपका 11 का होगा, फिर जो दूसरा चरण आएगा उसमें आपकी 13 मात्राएं होंगी, फिर यति होगी, फिर रुकेंगे। फिर जो आएगा आपका तीसरा चरण उसमें फिर 11 आपकी मात्राएं होंगी और फिर चौथा चरण जो आएगा उसमें फिर आपकी 13 मात्राएं होंगी। तो इस तरह से पहले और तीसरे में आपकी क्या है? 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। ये रोला छंद की पहचान है। ठीक है, तो चौपाई और रोला मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स अगर अपने हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं आपको यहाँ पर गीतिका और हरि गीतिका भी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं गीतिका के बारे में पढ़ लेते हैं। गीतिका छंद जो क्या है? गीतिका छंद की पहचान दोस्तों क्या है? गीतिका छंद में देखिए जो अभी मैंने आपको बताया रोला में आपकी कितनी मात्राएं थी? 24-24 मात्राएं थी। गीतिका में आपकी 26-26 मात्राएं होती हैं और हरि गीतिका में आपकी 28-28 मात्राएं होती हैं। बस आपको चौपाई याद रखना है, चौपाई में आपकी 16-16 होती हैं। ठीक है, उसके बाद 24, 26 और 28 ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28-28। तो रोला मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं गीतिका की। तो इसमें आपकी 26-26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और जो आपकी यति होती है यानी जो ठहराव होता है वो कहाँ पर होता है आपका? वो 16 और 12 मात्रा पर होता है। ठीक है, यानी कि आपके पहले चरण में और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और जो आपका दूसरा चरण है और जो चौथा चरण है उसमें आपकी 12-12 मात्राएं होती हैं। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। गीतिका छंद में 26-26 मात्राएं, 16 और 12 पर यति। ये आपसे या तो पूछ लेगा गीतिका छंद की पहचान क्या है, उसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें 4 चरण होते हैं और उसमें इतनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में और यति इतने पर होती है। अलग अलग दे देगा आपको 3-4 डेफिनेशन और आपको फिर उसमें पहचानना है कि गीतिका कौन सी है। ठीक है, तो गीतिका मतलब 26-26 आपकी मात्राएं होंगी, 16 और 12 पर यति होगी। पहले और तीसरे चरण में 16 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 12-12 मात्राएं यहाँ पर होंगी। हरि गीतिका में क्या है? हरि गीतिका में दोस्तों देखिए 28 4 चरण होंगे, बिल्कुल इसी की तरह, इन्हीं तीनों की तरह 4 चरण होंगे। ठीक है, और जो आपकी यति होगी वो आपकी कितनी मात्राओं पर होगी? यति आपकी 16 और 12 पर होती है। ठीक है, यहाँ 16 में क्या है? आपकी 16 और 12 पर यति होगी। ठीक है, यानी पहले और तीसरे चरण में आपकी 16-16 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 12-12 मात्राएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये पहचान है आपकी हरि गीतिका की। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 4 आपके पढ़ लिए हैं। कौन से? सम मात्रिक छंद। कौन से पढ़े हैं? ये हमने पढ़े हैं सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक और विषम मात्रिक दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ आल्हा की, जो आल्हा छंद है,
आल्हा जो मैंने आपको जिसका 5वां प्रकार बताया था, आल्हा छंद आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आल्हा छंद में आपकी 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 31 मात्राएं होती हैं और 16 और 15 पर आपकी यति होती है। ठीक है, बस इसके बारे में आप इतना ही याद रखेंगे। और जो आपका छठा है सरसी छंद। सरसी छंद के बारे में अगर बात करें तो सरसी छंद में आपकी यहाँ पर 27 मात्राएं होती हैं। इसके बारे में बस आप इतना ही याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम अर्ध सममात्रिक छंद की। अभी तो हमने सममात्रिक छंद की बात की है, अब हम बात करेंगे अर्ध सममात्रिक छंद की। और अर्ध सममात्रिक छंद के साथ ही हमारा जो छंद वाला टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अर्ध सममात्रिक छंद जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद जो है पहले मैं यहाँ पर आपको इसके प्रकार बता दूं। एक है आपका दोहा, एक है आपका सोरठा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक है आपका बरवे छंद और चौथा है आपका उल्लाला। उल्लाला, ये 4 ही इसमें इंपॉर्टेंट हैं और ये चारों ही आपको याद रखने हैं। तो दोहा छंद जो होता है इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं और 13 और 11 पर यति होती है। 13 और 11 पर यति होती है। जो आपके पहले और तीसरे चरण है उसमें 13 मात्राएं होती हैं और जो आपका दूसरा और चौथा चरण है उसमें आपकी 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सोरठा की अगर बात करें तो उसमें मात्राएं तो आपकी 24 ही होंगी, बस यति बदल जाएगी। यति आपकी यहाँ पर 13-11 है तो यहाँ पर 11-13 पर हो जाएगी। पहले और तीसरे चरण में आपकी 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, 11 होंगी आपकी पहले और तीसरे चरण में, जबकि 13 मात्राएं होंगी आपकी दूसरे और चौथे चरण में। तो ये हो गया आपका सोरठा। उसके बाद आता है आपका बरवे छंद। तो बरवे छंद क्या है, बरवे छंद में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें आपकी 19 मात्राएं होती हैं। 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और 19 में यति जो है आपकी वो आपकी 12 और 7 पर होती है। कहने का मतलब ये है कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 7 मात्राएं होती हैं। तो ये होता है आपका बरवे छंद। और बरवे छंद को अवधि की निजी भाषा भी कहा जाता है। किसकी? अवधि की निजी भाषा। ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस छंद को अवधि की निजी भाषा कहा जाता है, तो वो है आपका बरवे छंद। उसके बाद चौथा और आखिरी बात कर लेते हैं उल्लाला छंद। उल्लाला छंद पढ़ना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज़ आपका विषम मात्रिक छंद जो छप्पे छंद है उसमें होता है। ठीक है, तो उसमें आपका किस किस का यूज़ होता है, उसमें आपका रोला और उल्लाला का यूज़ होता है। रोला और उल्लाला के मेल से ही आपका छप्पे छंद बनता है जो कि एक विषम मात्रिक छंद है। तो उल्लाला में क्या होता है, उल्लाला में आपकी क्या है 28 मात्राएँ होती हैं। ठीक है, और पहले और जो तीसरा चरण है उसमें आपकी 15 और जो दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें आपकी 13 मात्राएं होती हैं। 15 और 13 पर यति होती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। पहले और तीसरे में 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं आपकी होती हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर सभी जो छंद थे उनको पढ़ लिया है। विषम मात्रिक छंद को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अभी भी हमने इसका थोड़ा सा रिवाइज आपको करा दिया है और बाकी के छंद हमने अब यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा और आपको पहचान कर बताना है कि वो कौन सा छंद है। तो चलिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल। तो इसमें हम पहले मात्राएं गिनेंगे। तो मात्रा कैसे गिनते हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा रूल यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं जो जल्दी बोले जाते हैं उनमें आपकी 1 मात्रा मानी जाती है और जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं वो आपके 2 मात्राओं में काउंट होते हैं। जैसे आपका ह्रस्व स्वरों में आ गया ए के बाद छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये जो हैं ये आपके किस में आते हैं, ये आपके ह्रस्व स्वरों में आते हैं और इनको 1 मात्रा यानी इस एक डंडे से डिनोट किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, इसको लघु बोला जाता है। और जो आपके ये दीर्घ स्वर हैं आ हुआ, बड़ी ई हुई, बड़ा ऊ हुआ, ए हुआ, आई हुआ। देखिए, ए और आई दोनों आपके इसी तरह से ओ औ ये भी दोनों आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जी हाँ, यही आपके क्या हैं, ये आपके दीर्घ स्वर में आते हैं और इनको
एस से डिनोट करते हैं, यानी दो मात्राएं आती हैं इनमें, दो मात्रा को एस से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं गुरु। ठीक है, ये लघु है, ये आपका गुरु है। जो आपका अंग है वो आपका इसी में आता है। तो चलिए यहाँ पर मात्राएं गिनने की कोशिश करते हैं और फिर पहचानेंगे कि इन पंक्तियों में आपका कौन सा जो है छंद है। तो फटाफट से गिनते हैं। छोटी ई है यानी कि एक मात्रा है के ऊपर भी छोटी ई लगी है यानी एक मात्रा लघु आएगा। यहाँ भी छोटी है लघु रा, देखिए आ गया है तो यहाँ पर आपका ये आपका क्या आएगा, गुरु आएगा, यानी दो मात्राएं वाली। मैं पे एक आएगा, से पे एक, बे पे एक, ही पे एक। ठीक है, से एक, जब देखिए यहाँ पे ये दो आएंगे, यहाँ पर आपके दो गुरु आएंगे। तो यहाँ पर काउंट करते हैं कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 4, 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले में आपकी 16 आ चुकी हैं। दूसरा गुरु, देखिए छोटे ओ की है एक मात्रा गुरु। अब ये इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये रे में जो लगी होती है ये छोटे ओ की मात्रा होती है या बड़े ओ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर मैं इसको पहचानने का तरीका आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मात्रा छोटे ओ की है और कौन सी बड़े ओ की है। तो जब भी आपको इस तरह से रू बना रे में ऐसी मात्रा दिखाई दे तो समझ लेना वो आपकी छोटे ओ की मात्रा है। और जब भी आपको रे मिला बना हो, छोटा सा डंडा होगा और फिर ऊ की मात्रा लगी होगी तो समझ लेना वो क्या है, आपकी बड़ी ऊ की मात्रा है। जैसे आप कहीं पर भी देखेंगे ना रूपक अलंकार लिखा हुआ देखेंगे तो वो आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि रे में कौन सी मात्रा यहाँ पर यूज़ हुई है। तो यहाँ पर भी आपका लघु आएगा, एक मात्रा को लघु कहते हैं। यहाँ पर भी सिंगल है तो एक एक आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ सब जगह सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। ये देखिए ये यहाँ पर दो आपके क्या हैं, गुरु आ जाएंगे। अब यहाँ पर काउंट करते हैं कि कितने हमारे यहाँ पर मात्राएं बन रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर भी आपकी 16। मैंने क्या बताया था, जिसमें आपकी 16 मात्राएं होती हैं वो क्या होता है आपका, वो आपका चौपाई छंद होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये छंद सभी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अपने बचे हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। 41वां क्वेश्चन हमने कर लिया है, 41 का आंसर सी है आपका। अब यहाँ पर देखिए 42, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ठीक है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए राजभाषा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। ये इसका आपको आंसर देना है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। अगला प्रश्न, अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या है। अभ्यंतर, अंतर, अंदर, बाह्य या अंदरूनी। तो देखिए अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर और इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर यानी बाह्य। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से मेला का समानार्थी क्या है। धवल है, पंकिल है, प्रलय है या फिर माणिक है। तो मेला का जो समानार्थी होगा यानी कि पर्यायवाची एक तरह से यहाँ पर पूछा है तो वो होगा आपका पंकिल। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 45, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, इस पंक्ति में कौन सा रस है। करुण रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है या फिर वात्सल्य रस है। पिछली वीडियो में भी हमने रस के बारे में थोड़ी सी बात की थी और जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम की बात होती है वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है। वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है। देखिए श्रृंगार बिल्कुल हाँ ऐसे ही लिखा जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है श्रृंगार। बहुत बार वर्तनी में भी पूछा जाता है कि कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है, तो इसको याद रखेंगे। ये जो ऑप्शन बी है ना, ये एकदम सही यहाँ पर श्रृंगार लिखा हुआ है। तो नायक नायिका के जहाँ पर प्रेम की बात होती है तो वो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है और जहाँ पर माँ और बच्चे के प्रेम की बात होती है वहाँ पर आपका वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यहाँ पर किसकी बात हो रही है आप सभी जानते हैं, यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम की बात हो रही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, श्रृंगार रस यहाँ पर इन पंक्ति में है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक मने के दुई बेटे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बकरा लागत होए तवन हमको दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है। यानी कि ये हिंदी की कौन सी बोली है जो आपके सामने लिखी हुई है, ये आपको बताना है। क्या ये आपकी अवधी भाषा है, क्या ये आपकी कन्नौजी है, क्या ये भोजपुरी है या फिर ये खड़ी बोली है। तो ये दोस्तों ये लाइन लिखी हुई हैं ये आपकी अवधी भाषा की हैं। ठीक है, और अवधी भाषा मैंने आपको बताई थी कौन सी भाषा है, यानी कि कौन सी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की है या पश्चिमी हिंदी की है।
अवधी भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको जो पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको उसका आंसर दे देता हूँ। उसका आंसर क्या पूछा था मैंने पूछा था कि भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो क्या है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोई नहीं। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती है। और हमारे देश के बारे में ये कहा जाता है कि कोस कोस पर वाणी बदले और 4 कोस पर पानी। तो ये जो है ये हमारे देश की खूबसूरती को यहाँ पर बयान करता है। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। हिंदी जो है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो यहाँ पर जो अवधी भाषा है मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं उनमें आपकी कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये आपकी कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, आपको बताना है कि जो मैथिली बोली है वो आपकी कौन सी बोली है, कौन सी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी या फिर बिहारी। और मैथिली के अलावा आपको बताना है कि आपकी जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी आपकी कौन सी हिंदी की बोली है। चलिए ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। मैथिली और मारवाड़ी कौन सी बोली की मतलब कौन सी भाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पाली। तो कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है ये आपको बताना है। तो वो भाषा है आपकी दोस्तों पाली भाषा। ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ये क्वेश्चन आपको बताना। शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं दोस्तों उनका जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा वर्ड ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा और पूछा गया इसमें कौन सी संधि है या किस संधि से संबंधित है? यण संधि से, पररूप संधि से, अयादी संधि से या फिर गुण संधि से। तो ये जो वर्ड है अचो, यवा, याव, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका अयादी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो का लास्ट और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 50। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो अष्टाध्यायी में आपका कौन सा समास है दोस्तों? अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्याय वाला। तो इसमें आपका द्विगु समास है। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको तो तत्पुरुष समास भी बता दिया था, द्विगु भी बताया है और कर्मधारय भी बता रखा है। बचा हुआ है आपका कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो चलिए बहुव्रीहि समास के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं जिससे कि आपको पहचानने में कहीं भी परेशानी ना हो। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाता है बहुव्रीहि और द्विगु में, लेकिन अब वो कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पर पूरी तरह से दूर होने वाला है। द्विगु समास में मैंने आपको बताया था कि उसमें आपका संख्यावाचक होता है, मतलब संख्यावाचक पूर्व पद जो है वो आपका संख्यावाचक होता है। जैसे एग्जाम्पल द्विगु के मैंने आपको क्या बताए थे? चौराहा, चारपाई, तिरंगा, ठीक है, यानी कि चौराहा 4 राहों को मिलाने वाला चौराहा, चारपाई 4 पायों से मिलकर बनी हुई, और तिरंगा मतलब 3 रंगों से मिला हुआ। तो यहाँ पर ये इन शब्दों को अलग अलग करके ही इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। ये होते हैं आपके द्विगु समास। अब बात आती है अगर बहुव्रीहि समास की, तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है, ठीक है, और दोनों पद मिलकर एक तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर बहुव्रीहि में कि कोई भी पद आपका जो है क्या है? प्रधान नहीं है और दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे 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 आपके सामने मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दशानन, ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि इसके क्या है? 10 सिर हैं जिसके। जैसे तो देखिए 10 देखकर आपको लग रहा होगा कि ये द्विगु में जाएगा, लेकिन ये द्विगु में नहीं जाएगा, क्योंकि दशानन का अर्थ हम यहाँ पर एक अलग बना सकते हैं। क्या? क्योंकि किसके लिए प्रयोग होता है? वो आपका रावण के लिए यहाँ पर प्रयोग होता है। तो दशानन जो है, 10 और आनंद ये दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, रावण की ओर, इसलिए ये यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। अलावा त्रिलोचन यानी 3 है आँख जिसकी, वो कौन है? तो शिव जी के लिए यहाँ पर रूढ़ हो गया है।
इसी तरह से एक दंत कहेंगे किसके लिए, एक है दांत जिसका, तो वो आपका गणेश जी के लिए हो जाएगा। गजानन आपका क्या है, गजानन या लंबोदर जो है वो भी आपका गणेश जी के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या है, ये बहुब्रीहि समास कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 2021 में पूछे गए एमएड एंट्रेंस में हिंदी के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।